हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपन जो मिले हैं वो मिले हैं अपन सीए इंटर। जस्ट अ सेकंड सर। सीए इंटर ग्रुप 1 और जिसका सब्जेक्ट है अकाउंट्स। उसके अंदर सर आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्या सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्रैश कोर्स। कौन सा कोर्स सर? क्रैश कोर्स पे अपन आज मिले हैं। और सर इस कोर्स की क्या आपको करेक्टरिस्टिक्स रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ सर फटाफट से। सर जो ये कोर्स है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सीए इंटर का ग्रुप 1 के लिए, जिसमें मैं आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी सीए इंटर के ग्रुप 1 में है वो अपन सारे डिस्कस करेंगे। तो सर जो भी मैं आपको यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। इस क्लास में सर आपके कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। इस क्लास में सर आपके कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्लस उसके पीवाईक्यू भी होंगे, प्लस आरटीपी भी होगी, प्लस सर आपके क्या बोलते हैं एसएम के क्वेश्चंस भी होंगे। तो मतलब सर जो हमारा ये जो बेसिकली 10 या 15 दिन का जो हमारा क्रैश कोर्स रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जो कि फुल आपके यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा सर। जो भी नवंबर 2022 वाले बच्चे हैं या मई 2023 वाले बच्चे हैं वो आराम से सर इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सर सीए इंटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो वेटेज रहता है वो अप्रॉक्स रहता है सर 20 मार्क्स का। तो सर 20 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है, जो कि एकदम कंपलसरी क्वेश्चन आता है। और कई बच्चों को सर इसके अंदर दिक्कत आती है, लेकिन सर जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, जिस तरीके से हम पढ़ेंगे सर, गारंटेड है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सर जो हम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाएंगे ना सर, ओनली कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको पीवाईक्यू भी कराएंगे, आरटीपी भी कराएंगे और एसएम भी कराएंगे। सर सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप 2 के मैंने पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस पूरा कोर्स मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब वाले चैनल पर जाकर देख सकता है, या मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो सर लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सर अपन बात करते हैं आज हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, और जो आज हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम चालू कर रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर हमारा AS2। सर सबसे पहले आज हम AS2 से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सर इन्वेंट्री अकाउंटिंग। क्या सर? इन्वेंट्री। सर AS2 की बात कर रहे हैं इन्वेंट्री की। सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? सर ये नोट्स आपको हैंड टू हैंड उतारने पड़ेंगे मेरे साथ। ये नोट्स की सर जो ये अरेंजमेंट है कि आपको ये कहाँ से प्रोवाइड होंगे। सर गिव मी सम टाइम, आई विल मेक श्योर डेट कि आपको ये सारे जो नोट्स हैं वो आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाए। बट सर हाल फिलहाल अभी आपको ये नोट्स मेरे साथ उतारने पड़ेंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं सर, अपन चार्ट्स वाइज उतारेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। क्लियर है क्या सर? समझ में आ रहा है? लॉजिक क्लियर? यस सर। आइए, ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है सर हमारा, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है सर मीनिंग। क्या सर? मीनिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री का सबसे पहले सर हम मीनिंग की बात करते हैं कि एक्चुअली में इन्वेंट्री होती क्या है। सर रेगुलर कोर्स है, 100% आपको सब इस पर अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, डिलीट नहीं होगी क्लासेस सर, आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। क्लियर है? आओ सर अब नोट्स लिख लें। यस सर। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं सर मीनिंग की। तो सर जब भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या जब भी आपको इन्वेंट्री की बात होगी तो इन्वेंट्री होती क्या है? सर इन्वेंट्री वो चीज़ें होती है जो हम किसके लिए, जो 3 कंडीशन फुलफिल कर दे। क्या सर? जिसे हम खरीदते हैं काय के लिए? सेल करने के लिए। जैसे फिनिश गुड्स हो गया आपका, आपको फिनिश गुड्स क्यों खरीदते हो आप? ताकि हम उसको बेच सकें। या फिर आपने सर उसको हेल्ड कर रखा है फॉर प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए सर? प्रोडक्शन के लिए आपने हेल्ड कर रखा है। लाइक सर जैसे कि आपका क्या हो गया सर WIP, मतलब वर्किंग प्रोग्रेस। मतलब सर आप क्या करते हो, मतलब सर आप मान लो कोई प्रोडक्ट बनाते हो, लेट सपोज कि सर आप शूज़ बनाते हो। शूज़ बनाने के लिए सर आप क्या करते हो कि आप है ना लेदर खरीद के लेकर आते हो, और लेदर खरीद के लेकर आते हो और आप लेदर से जो शूज़ बनाते हैं वो इन प्रोग्रेस है। अभी तक वो पूरा शूज़ बना नहीं है, वो पूरा उसमें प्रोडक्शन अभी पूरा नहीं हुआ। तो क्या वो भी हमारा इन्वेंट्री माना जाएगा? यस सर। मतलब इन्वेंट्री में आपका फिनिश गुड्स भी आता है, इन्वेंट्री में आपका WIP भी आता है, और इन्वेंट्री में आपने सर जो मटेरियल परचेज करा है, क्या बोला सर, जो मटेरियल जो यूज्ड होता है प्रोडक्शन में, मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में जो आपका मटेरियल यूज होता है उसे भी हम क्या कहते हैं सर? इन्वेंट्री कहते हैं। तो सर कैन आई से डेट कि इन्वेंट्री का मतलब वो चीज़ होती है जो हम हेल्ड करते हैं फॉर सेल के लिए, हेल्ड करते हैं फॉर प्रोडक्शन के लिए, या फिर जो भी आपने प्रोडक्शन में जो भी आपने मटेरियल यूज़ करा है, जो भी आपने प्रोडक्शन में जो भी आपने मटेरियल यूज़ करा है उसे इन्वेंट्री कहते हैं। यस सर। मतलब इन्वेंट्री के अंदर आपके 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है सर। एक होती है फिनिश गुड्स की, एक होती है WIP वर्किंग प्रोग्रेस, और तीसरा होता है सर आपका रॉ मटेरियल। समझ में आई क्या बात? यस सर। बट सर आपको इसके अंदर एग्जाम के अंदर कुछ आपको क्लैरिफिकेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सम क्लैरिफिकेशंस
सम क्लैरिफिकेशंस हैं जो सर आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको कीप इन माइंड, आपको माइंड में रखने पड़ेंगे कुछ क्लैरिफिकेशन। पहला क्लैरिफिकेशन की जो सर आपकी कभी कभार क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि जो प्राइमरी पैकेजिंग है, क्या बोला सर मैंने क्वेश्चन में बोला कि जो प्राइमरी पैकेजिंग है क्या वो इन्वेंट्री है। एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों का मोस्टली, बच्चे पूछते हैं सर कभी कभार की जो सेकेंडरी पैकेजिंग है, क्या बोला सर मैंने, बच्चे पूछते हैं कभी कभार की जो सेकेंडरी पैकेजिंग है क्या वो इन्वेंट्री है। अब थर्ड क्वेश्चन बच्चे क्या पूछते हैं सर, जो मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ, जो मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ क्या जो वो मटेरियल है पब्लिसिटी का क्या वो इन्वेंट्री है। तो मेरी बात सुनिए सर, अब मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ सर, प्राइमरी पैकेजिंग आपकी इन्वेंट्री है। क्यों इन्वेंट्री है सर, क्योंकि एक बात बताओ प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, प्राइमरी पैकेजिंग मीन्स वो पैकेजिंग जिसके बिना आप अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। तो सर आप अपने पहले प्रोडक्ट को आपने बना लिया, मान लो आपने अपने प्रोडक्ट को बना लिया लेकिन आपने उसको पैक नहीं करा, तो क्या वो प्रोडक्ट कभी कोई खरीदेगा। लेट सपोज सर आप सब चिप्स खाते होंगे, लेस का चिप्स आता है, यस सर, मान लो अगर लेस के चिप्स को अपन उसके पैकेट के अंदर पैक ना करें और बस खुले रखें तो खुले कोई खाएगा क्या सर, नहीं, उनके अंदर वो सीम जाते हैं या फिर उनके अंदर अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, यही होता है। मतलब सर प्राइमरी पैकेजिंग इज नेसेसरी, सो प्राइमरी पैकेजिंग कम्स अंडर द स्कोप ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन सर जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है वो इन्वेंट्री नहीं होती, सेकेंडरी पैकेजिंग इन्वेंट्री नहीं होती, पब्लिसिटी मटेरियल इन्वेंट्री नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई आप सब सेकेंडरी पैकेजिंग कर रहे हो तो वो आप प्रोडक्ट को बिक सके इसलिए कर रहे हो, प्रोडक्ट सिक्योर रहे इसलिए नहीं कर रहे। देखो सर मान लो जैसे कि मैंने क्या करा सर, मैंने लेज है, लेज का जो चिप्स था, जो मैं चिप्स बनाया उसको मैंने जो नेसेसरी जो पैकेट होता है जो अपन खरीदते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, क्योंकि उसके बिना आप लेस बेच नहीं सकते। लेकिन सर आपने क्या करा, उसके ऊपर और लेबलिंग कर दी और आपने उसके ऊपर थोड़े बहुत और चीज़ें सजा दी आपने, क्या सर वो नेसेसरी है क्या, सर वो नेसेसरी नहीं है। अगर वो नेसेसरी नहीं है वो आप कर क्यों रहे हो, ताकि उसका सेल बढ़ सके, उसकी इंक्रीज इन सेल हो सके, इस कारण से हम उसे सेकेंडरी पैकेजिंग मानते हैं और हम उसे सर इंक्लूड नहीं करते हमारी इन्वेंट्री के अंदर। तो सर फटाफट से अपन रिवाइज करते हैं, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा। इन्वेंट्री बेसिकली सर मीनिंग क्या होता है इन्वेंट्री का, कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट, आपका कोई भी वस्तु जो आपने हेल्ड कर रखा है फॉर सेल लाइक फिनिश गुड्स, आपने हेल्ड कर रखा है फॉर प्रोडक्शन लाइक WIP, आपने कोई भी अगर आप अपने प्रोडक्शन में मटेरियल यूज करते हो तो हम उसे क्या कहते हैं सर, रॉ मटेरियल कहते हैं। ऐसे सर हम सब क्लैरिफिकेशंस की बात करते हैं, तो जो भी प्राइमरी पैकेजिंग होता है वो आपका इन्वेंट्री माना जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी पैकेजिंग होता है वो आपका इन्वेंट्री नहीं माना जाता। उसी तरीके से जो आपका पब्लिसिटी मटेरियल होता है, जो आप पब्लिसिटी करने के लिए यूज करते हो, जैसे बैनर हो गए, बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं सर ये पोस्टर्स हो गए, बहुत सारे होल्डिंग्स हो गए, ये सर आपके इन्वेंट्री में काउंट नहीं होते हैं। क्लियर है क्या, यस सर, ये थी सर आपकी कुछ क्लैरिफिकेशन इन्वेंट्री का मीनिंग। अब बात करते हैं सर हम हमारे एक नए टॉपिक पर, इन्वेंट्री के अंदर ही सेकंड जो टॉपिक है सर आपका, उस टॉपिक का नाम है सर आपका NRV। क्या बोला सर मैंने, NRV। NRV की सर जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब आइए सर अपन बात करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता क्या है। तो सुनिए सर, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है वो बेसिकली क्या होता है कि सर मार्केट प्राइस, कि एक प्रोडक्ट है, मान लो एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग थी 200 रुपये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार वो मार्केट में 100 रुपये में बिकेगा। मतलब मार्केट के अंदर जो फेयर वैल्यू है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मार्केट में अगर इसको बेचने जाऊंगा तो मुझे इतना रुपया ही मिलेगा, मतलब एक तरीके से एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। यस सर, क्या बोला मैंने, एक तरीके से क्या बोला सर मैंने इसको, एस्टिमेटेड एंटिटीज स्पेसिफिक ऑर्डर की सेलिंग प्राइस, कि यार मैं अगर एंटिटी की स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस देखूं तो यार इतने रुपए में ही बिकेगा, उसमें से क्या माइनस कर दूं मैं, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंडिचर, जो भी मुझे लगता है कि यार ये सेलिंग एक्सपेंडिचर मेरे इतने होंगे वो माइनस कर देता हूं। इसमें से मैं क्या माइनस कर देता हूं सर, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो बताइए सर, आप लोगों को समझ में आया कि अगर कभी आपसे वो क्या पूछते सर कि NRV होती क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर NRV के अंदर, कि NRV मतलब होता है एंटिटी की स्पेसिफिक ऑर्डर की सेलिंग प्राइस, मतलब एक प्रोडक्ट एंटिटी के अकॉर्डिंग कितने रुपए में बिक सकता है, उसमें से माइनस कर देंगे उसकी सेलिंग एक्सपेंडिचर को, माइनस कर देंगे उसके कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को, तो हमारे पास क्या आ जाता है सर, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये नोट्स सर आपको उतारने पड़ेंगे मेरे साथ और ये नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे सर। अभी आप नोट्स समझिए, नोट्स उतारिए और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए।
मोर देन इनफ सर फॉर योर एग्जामिनेशन। और फिर अपन जब ट्यूशंस करेंगे तो आपको खुद को यकीन होगा कि हाँ सर ये जो नोट्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर हुई क्या बात? यस सर। अब हम बात करते हैं कुछ क्लैरिफिकेशंस की। किसकी बात करते हैं सर? अब हम कुछ क्लैरिफिकेशंस की बात करते हैं। इसके रिगार्डिंग भी सर कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो आपको यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, आओ सर सम क्लैरिफिकेशंस। तो सर ये क्लैरिफिकेशन क्या है? ये क्लैरिफिकेशन वो डाउट्स हैं जो कॉमन बच्चों के होते हैं। हर बच्चे के डाउट आते हैं सर इसके अंदर। तो मैंने क्या करा, जब मैंने मेरे चार्ट्स डिज़ाइन करे, जब मैंने मेरे नोट्स डिज़ाइन करे, तो मैंने उनको सम क्लैरिफिकेशन के नाम से डाल दिया ताकि सर आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। सम क्लैरिफिकेशन में ध्यान रखना सर, पहली चीज़ इफ़ एंटिटी, क्या बोला सर मैंने? एंटिटी की जो स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस है, स्पेसिफिक सेलिंग की जो प्राइस है, एंटिटी को लगता है कि यार मैं इतने रुपए में ही बेच पाऊंगा, एंड जो मार्केट प्राइस है, मान लो कभी कभार क्या होता है सर, मार्केट प्राइस भी गिवन है और एंटिटी की स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस भी गिवन है, बोथ आर गिवन। मान लो सर अगर आपके पास दोनों गिवन है तो सर बच्चों का बहुत बार डाउट आता है, सर अब बताओ हम क्या करें। तो आपको सर क्या करना है, फॉर द पर्पज ऑफ एनआरवी, क्या बोला सर मैंने? फॉर द पर्पज ऑफ एनआरवी। आपको किसके पर्पज के लिए? एनआरवी के पर्पज के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ एनआरवी, आपको एनआरवी के पर्पज के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा? एंटिटी की ही, क्या बोला सर मैंने? एंटिटी की ही स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस को कंसीडर करना पड़ेगा। एंटिटी की स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस विल बी कंसीडर। आपको एंटिटी की सेलिंग प्राइस को ही कंसीडर करना पड़ेगा, आप मार्केट प्राइस को कंसीडर नहीं करोगे। समझ में आया? लेट सपोज मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट को लगता है, एंटिटी को लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मैं 50 रुपये में बेच पाऊंगा, ये प्रोडक्ट मैं 50 रुपये में बेच पाऊंगा, और जबकि मार्केट में यही प्रोडक्ट बाकी कॉम्पिटिटर्स को लगता है कि यार ये तो हम 60 रुपये में बेच देंगे। तो बताओ हमारी एनआरवी के लिए हम कितने रुपए काम में लेंगे? 50 रुपये, 60 रुपये? सर 50 रुपये। कितने रुपए? 50 रुपये। क्योंकि मैंने क्या बोला सर, हम एंटिटी की, क्या बोला सर मैंने? हम एंटिटी की स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस को ही कंसिडर करेंगे। समझ में आया? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? यस सर। क्लियर? हाँ सर। समझ में आई क्या चीज़? ये था सर आपके पास एनआरवी का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपके एनआरवी निकालने में बहुत काम आता है और बच्चों को सर बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि एनआरवी एक्चुअली में निकलता कैसे है। क्लियर है क्या बात? समझ में आ रही है बात? यस सर। आइए अपन इसमें आगे लिखते हैं सर। अब अगला टॉपिक है सर हमारा, एनआरवी के बाद आता है सर आपका कोस्ट। क्या बोला सर मैंने? कोस्ट। सर ये कोस्ट कैसे निकालते हैं ये बताइए सर। हम हमारी इन्वेंट्री की कोस्ट को कैसे निकाल सकते हैं? क्या बोला सर मैंने? ये बताइए आप हमारे को कि सर हमारी जो इन्वेंट्री है उसकी कोस्ट निकलती कैसे है? अभी तक आपको क्या पता है सर? अभी तक आपको इतना सा पता है कि जब भी हम कोई इन्वेंट्री खरीदते हैं तो खरीदते समय जो भी खर्चा होता है वो हमारी इन्वेंट्री का कोस्ट का पार्ट बनता है। आपने यही पढ़ा है सर अभी तक सी एंटर की कोस्टिंग के अंदर। लेकिन सर आ जाइए, आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ कि एक्चुअली में कोस्ट निकलती कैसे है, एक्चुअली में कोस्ट निकलती कैसे है। आइए सर, तो मैंने क्या बोलूँगा सर, जो भी आपका परचेज प्राइस है, मान लो आपने 100 रुपये में खरीदा कोई सामान, तो जो उसकी परचेज प्राइस है 100 रुपये, प्लस सर जो भी आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करा, जो भी आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करा, जो भी सर आपने डायरेक्ट लेबर यूज़ करा उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो भी सर आपके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हुए वो सारे जुड़ेंगे, प्लस सर जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होती है, क्या बोले सर मैंने? जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो आपकी ऐड होगी सर, ध्यान रखना। फिर उसके बाद सर जो भी आपका इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती है, क्या बोला सर मैंने? जो भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती है वो ऐड होगी, जो भी सर आपका जीएसटी होता है वो ऐड होगा। फिर उसके बाद सर आपका जो इंश्योरेंस है वो ऐड होगा। फिर उसके बाद सर जो भी आपने कमीशन दिया है, कमीशन जो पे करा ऑन परचेज पर वो भी ऐड होगा, कमीशन ऑन परचेज। एक सर मैंने एक लिस्ट बना दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहे, क्योंकि सर एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कोस्ट निकालने का। वो आपसे एग्जाम में ये पूछता है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो सर आपको यू शुड नो अबाउट व्हाट यू मीन बाय कोस्ट। तो कोस्ट का मतलब होता है सर परचेज प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, इंश्योरेंस, कमीशन ऑन परचेज। उसके साथ और लिखिए सर आगे, अब उसके साथ और लिखिए सर प्लस करके फिक्स्ड ओवरहेड। क्या बोला सर मैंने? फिक्स्ड ओवरहेड। इसके अंदर सर आप एक्सक्लूड कर दीजिए, क्या एक्सक्लूड कर दीजिए सर? एक्सक्लूडिंग कर दीजिए स्टोरेज की कॉस्ट, आप एक्सक्लूड कर दीजिए सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके साथ ही सर आप जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते हैं उनको भी आप हटा दीजिएगा सर। मैं समझाऊंगा सर एक एक चीज़ को, पहले आप एक बार लिख लीजिए सर ताकि सारे आपके कॉन्सेप्ट लिख चुके हैं अपन। और सर जो प्राइमरी पैकिंग होती है वो भी मैंने आपको क्या बताया था सर, आपकी इन्वेंट्री का पार्ट होती है। तो प्राइमरी पैकेजिंग भी सर आपकी क्या जुड़ेगी? आपकी कोस्ट में
जुड़ेगी। बताओ सर, समझ में आया क्या? यस सर। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? सर आपके पास आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा सर आपके पास? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा सर आपके पास? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनना सर, जब भी आपको अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालना होता है ना सर, तो एक और चीज़ सुन लेना सर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस होता है। क्या बोला मैंने सर? आपका ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस होता है। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सर आपका डायरेक्टली परचेज प्राइस में से माइनस होता है। किस में से माइनस होता है सर? आपके परचेज प्राइस में से माइनस होता है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सर मैंने क्या बोला, कॉस्ट कैसे निकालते हैं? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, और जितने भी एक्सपेंडिचर जो आपने परचेज पर करे हैं, आपको इन्वेंट्री को लाने में जितने भी खर्चे हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, इंश्योरेंस, कमीशन ऑन परचेज, फिक्स्ड ओवरहेड भी जोड़ दीजिए, बट लेकिन उसके अंदर क्या एक्सक्लूड कर दो सर? स्टोरेज, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को इंक्लूड मत करो, प्राइमरी पैकेजिंग को भी ऐड कर दो। तो सर आपके पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आई बात? बट सर अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में भी सर आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। सम क्लैरिफिकेशंस, आइए सर सम क्लैरिफिकेशंस की बात करते हैं सर। पहली क्लैरिफिकेशन कि सर जो आपकी ये जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है, सुनना सर, मैंने ऊपर लिखा था ना इंपोर्ट ड्यूटीज एंड जीएसटी। जो जीएसटी होता है ना सर, आर कंसीडर, उसको आपको क्या करना है सर? कंसीडर करना है। कब कंसीडर करना है? व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। जब सर क्वेश्चन साइलेंट हो, मतलब क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रखा हो, या फिर जब आपका इनपुट इज अवेल्ड। इनपुट इज अवेल्ड, ठीक है सर। पॉइंट नंबर सेकंड समझाऊंगा सर, अभी आप लिखते चलिए, बस ओनली लिखते चलिए। अपन एक क्वेश्चंस के थ्रू सब जो भी अपन लिख रहे हैं अभी, उन सारी चीज़ों को समझेंगे सर। समझ में आया? इफ क्वेश्चन इज अबाउट कौन सा डीलर सर? कंपोजिशन डीलर। कौन सा डीलर सर? कंपोजिशन डीलर। अगर क्वेश्चन कंपोजिशन डीलर के बारे में है, या फिर जो नॉट इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड नहीं है सर, एक तरीके से क्या लेने में सर? टू अवेल करने में। क्या करने में सर? टू अवेल करने में। देन कंसीडर। क्या सर? अब समझ में नहीं आया सर, ये तो कंफ्यूजन हो गया। आइए सर, कोई बात नहीं सर, एक तरीके से समझाऊंगा, अभी टेंशन मत कीजिए सर। फटाफट पहले लिखते चलिए, सारे नोट्स हो जाएंगे। फिर अपन ने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको वापस समझेंगे, ताकि आपको सर इन्वेंट्री हैंड टू हैंड याद हो जाए। जो भी चीज़ें हैं इस एएस की, वो चीज़ें आपको सारी पता चल जाए सर। फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालते हैं सर? सुन लेना। फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय सर किससे करेंगे? एक्चुअल और नॉर्मल, विच एवर इज हायर, उस कैपेसिटी से सर डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी सर? हमारे पास क्या आ जाएगी सर? इसे हम क्या कहते हैं? डिवाइड करने पर जो आता है उसे क्या कहते हैं सर? रिकवरी रेट। क्या कहते हैं सर? हम उसे रिकवरी रेट कहते हैं। समझ में आया क्या? हम इसे क्या कहते हैं सर? रिकवरी रेट। रिकवरी रेट। बस सर ध्यान रखना, बट सर ध्यान रखना, कुछ खर्चे हैं जो आपके ऐड ही नहीं होते, लाइक अब नॉर्मल लॉसेस। सर चोरी हो गई, ऐड मत करो। उसके बाद सर सेलिंग ओवरहेड, वो भी आपको सर कंसीडर नहीं करना है। उसके बाद सर स्टोरेज ओवरहेड, वो भी सर आप कभी नहीं जोड़ोगे। उसके बाद सर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो भी सर आप कभी नहीं जोड़ोगे। सेकेंडरी पैकेजिंग सर आप इसको भी कभी भी आप अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। उसके बाद सर आफ्टर सेल सर्विस, अगर कोई आप सर सेल करने के बाद अगर कोई सर्विस देते हो तो वो भी आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा सर। उसके बाद सर आपका कोई भी अगर इनडायरेक्ट वेजेस है, क्या बोला सर मैंने? इनडायरेक्ट वेजेस का सर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कई बार पूछा जाता है इनडायरेक्ट वेजेस, लाइक सर अकाउंटेंट की सैलरी। क्या बोला सर मैंने? अकाउंटेंट की सैलरी है तो वो भी ऐड नहीं होती सर आपकी इन्वेंट्री के पार्ट में। अकाउंटेंट की सैलरी सर, सुपरवाइजर की सैलरी सर वो भी ऐड नहीं होती। सर आपने गोडाउन के बाहर जहाँ माल रखा है, वो गोडाउन के बाहर आपने किसी वॉचमैन को खड़ा कर रखा है सर, तो वॉचमैन की सैलरी भी सर आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनती, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। इंपॉर्टेंट है इसका आंसर, मैंने इसका एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, ठीक है। उसके बाद सर एक और इंपॉर्टेंट आता है फाइनेंस एक्सपेंडिचर। कौन सा सर? फाइनेंस का एक्सपेंडिचर। तो सर क्या फाइनेंस का एक्सपेंडिचर ऐड होगा या नहीं होगा? सुनना सर दो चीज़ें हैं सर। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्या बोला सर मैंने? अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो, तो आप इसको क्या कर देना सर? ऐड। और अगर इफ क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट, यदि क्वेश्चन साइलेंट ना हो, क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट, यदि आपका क्वेश्चन सर क्या ना हो? साइलेंट ना हो, तो सर सुनना, तो आपके इसके अंदर दो केस होते हैं सर। क्या दो केस होते हैं सर? अगर प्रोडक्शन 12 महीने से ज़्यादा होता है तो ऐड,
और अगर सर 12 महीने तक ही होता है, प्रोडक्शन जो है वो 12 महीने तक के अंदर ही होता है, तो सर अपन इसे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। समझ में आई क्या बात, बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें आपको पता चली, आपने सारी चीज़ें लिखी होगी आई थिंक, यस सर। अब आइए अपन अब बात करते हैं सर, आपको एक एक चीज़ मैं समझाता हूँ। पहले आप इसमें आइए, इधर लिखिए इम्पोर्ट ड्यूटी एंड जीएसटी आर नॉट कंसीडर, आप उन्हें कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्या बोला सर मैंने, आर नॉट कंसीडर, आप इन्हें कंसीडर ही नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है, या फिर आप जब इनपुट अवेल्ड करते हो। क्या करते हो सर, जब आप सर इनपुट अवेल्ड करते हो, क्या बोला सर मैंने, जब आप इनपुट अवेल्ड करते हो या फिर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, तो सर आप इम्पोर्ट ड्यूटी और जीएसटी को कंसीडर ही नहीं करोगे, मतलब आप उसको ऐड नहीं करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन सर कंपोजिशन डीलर के बारे में है या फिर वो अवेल ही नहीं करना चाहता, तो फिर आप उसको कंसीडर करोगे, इसका मतलब आप ऐड करोगे, और इधर है सर आप ऐड नहीं करोगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। आइए अब अपन सर जितना भी अपन ने लिखा है उसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ताकि अपना यहाँ तक की चीज़ सारी कंप्लीट हो सके। क्लियर है? आइए सर मैं आपको एक एग्जाम्पल राइट डाउन करवाता हूँ, उस एग्जाम्पल को लिखिए ताकि सर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर है? यस सर। मान लीजिए सर ए परचेज्ड 100 kg मिल्क, ए परचेज 100 kg मिल्क ऑफ ₹10,000 ईच। ठीक है सर, ही इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, और उसने क्या करे सर, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इनकर कर दिए। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर मतलब बहुत सारे उसने खर्चे भी सर कर दिए। अब बताओ सर क्या करना है, मेरी बात सुनो। पहला खर्चा उसने क्या करा सर, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करा उसने, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाए उसके 1000 रुपये के सर। बी सर उसका जो क्या बोलते हैं, जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सर, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा उसको कितना परसेंट सर, 10%। सर सी जो उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला, जो उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला वो मिला सर 5%। डी सर उसने इंश्योरेंस भी करवा लिया था, इंश्योरेंस उसके लगे 2000 रुपये। ठीक है सर, समझना चीज़ों को। तीसरा सर उसने क्या करा, पे करा कमीशन। क्या करा सर उसने, कमीशन पे करा। किसके ऊपर कमीशन पे करा सर, ऑन परचेज के ऊपर, ऑन परचेज के ऊपर। कितना परसेंट सर, कितना परसेंट पे करा सर, 100 रुपये पे करा। ठीक है। एफ सर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंडिचर्स, क्या बोले सर मैंने, सेलिंग एक्सपेंडिचर है 2000 रुपये के। सर जी उस मिल्क को सुपरवाइज करने के लिए, मिल्क को सुपरवाइज़र है, मिल्क सुपरवाइज़र है, उसकी सैलरी है सर कितने रुपए, 10,000 रुपी। समझ में आया क्या? यस सर। उसके बाद एच सर आपने दूध को प्राइमरी पैकिंग करा। क्या करा सर, आपने दूध को पैक करा। कितने रुपए में पैक करा सर, 1000 रुपये में पैक करा। मतलब पैकेजिंग का खर्चा लिख दूँ एक तरीके से, मैं प्राइमरी पैकेजिंग की जगह पैकेजिंग का खर्चा लिख दूँ। यस सर। आपने क्या करा सर, दूध में पैकेजिंग का एक्सपेंडिचर करा आपने कितने रुपए का सर, 1000 रुपये का। फिर क्या लगता है सर, एंटिटी। अब क्या बोलता है सर, एंटिटीज़ के पास जो अनसोल्ड गुड है, क्या बोला मैंने सर, जो अनसोल्ड मिल्क है वो कितना रह गया सर, अनसोल्ड मिल्क ऑफ 50 kg, 50 kg का अनसोल्ड स्टॉक रह गया। ठीक है। और एंटिटी को क्या लगता है सर, एंटिटीज़ एस्टिमेटेड डेट, एंटिटी को क्या एस्टिमेटेड लगता है कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है वो फॉर 25 kg would be 300 and remaining 25 kg नॉट डिटर्मिनेबल। और रिमेनिंग 25 kg की जो प्राइस है वो आप डिटरमाइन नहीं कर रहा, अभी एंटिटी डिटरमाइन नहीं कर सकता। ठीक है। जो सर सेलिंग एक्सपेंडिचर है, जो सर क्या बोला मैंने, जो सेलिंग एक्सपेंडिचर है एस्टिमेटेड, जो एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंडिचर है वो है सर आपके कितने रुपए, 1000 रुपये। 1000 रुपये नहीं सर, एक तरीके से 100 रुपये। कितने हैं सर आपके, वो है सर आपके 100 रुपये। और सर आगे लिखा हुआ है सर कि जो मार्केट प्राइस है, क्या बोला सर मैंने, जो मार्केट प्राइस है ऑफ सेल करने की, क्या बोला सर मैंने, सेल करने की जो मार्केट प्राइस है ऑफ 1 kg मिल्क का वो है सर रुपी 600 रुपये। समझ में आया? यस सर। ये वुड भी जो ये है ना 25 kg वुड भी 300 रुपी पर kg है सर, ये 300 रुपी पर kg। क्लियर है क्या? यस सर। अब आपको क्या बोला है सर क्वेश्चन ने बोला है सर कैलकुलेट करना है सर आपको क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सर आप क्या करिए, कैलकुलेट करिए। ये आएगा सर आपके क्वेश्चन एग्जाम में, सी एंटर सुन लीजिएगा सर, सी एंटर वाले क्वेश्चन सुन लो सर, ये सी एंटर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा सर। आपको वो बोलेगा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सर क्या, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी है सर। तो एक बात बताइए सर, आपको अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है मैं उसको इस एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा सर। जितना कुछ भी पढ़ाया है सर मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारा के सारा क्या कर दूंगा सर, एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए सर अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं, अब करें सर। यस, क्या बोला सर मैंने, मीनिंग का तो कुछ मतलब है ही नहीं सर। यस, अपन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कोस्ट की। किसकी बात कर लेते हैं सर, सबसे पहले कोस्ट की बात कर लेते हैं। यस सर, कोस्ट में क्या क्या बोला है सर, कोस्ट में आपको बोला है सर परचेज प्राइस। क्या बोला सर मैंने आपको, परचेज प्राइस। आइए सर सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका, क्या करते हैं सर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आइए सर सॉल्यूशन क्या करते हैं सर अपन, सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं क्या निकालूं सर, कोस्ट की कैलकुलेशन कर लूं। यस सर, कोस्ट की कैलकुलेशन में सर सबसे पहले परचेज प्राइस। बताइए सर आपके क्वेश्चन में परचेज प्राइस कितनी है, आपके क्वेश्चन में सर परचेज प्राइस है 100 kg खरीदा मैंने 10,000 रुपये ईच में, तो मैं 10,000 रुपये लिख दूँ नहीं लिख दूँ सर, बताइए 10,000 लिखूँ या नहीं लिखूँ। यस सर, 10,000 तो पर केजी है सर, 10,000 तो पर केजी है, और आपने कितने केजी खरीदा सर, 100 kg। तो मैं कह सकता हूँ सर एक तरीके से 10 लाख। समझ में आया या नहीं आया सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया। यस सर, अब आपने क्या करे सर, कुछ एक्सपेंडिचर करे। बताओ सर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड होगा, हाँ सर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड होता है। देखिए सर अपनी कौन सा कॉपी मैंने आपको ऐड करवाया था, ये 1,000 रुपये टोटल हुआ होगा, टोटल जब मैंने 100 kg मेरे गोडाउन में मंगवाया होगा तो मेरे को 1,000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ। सर इम्पोर्ट ड्यूटी भी तो है, सर इम्पोर्ट ड्यूटी भी तो है। इम्पोर्ट ड्यूटी बताइए सर कितने रुपए की है, 10%। सर ये 10% इम्पोर्ट ड्यूटी में किस पे निकालूं सर, कई बच्चे बताए क्या करते हैं, सुनना सर, कई बच्चे क्या करते हैं सर, जो 10 लाख पे निकाल रहे हैं सर, 10 लाख का 10% जिन्होंने निकाला है वो भी गलत है, और जिन्होंने 10 लाख 1,000 रुपये का 10% निकाला है वो बच्चे भी गलत हैं सर। क्यों, क्योंकि सर सुनना, जितनी भी टैक्स लगता है, जितनी भी ड्यूटीज लगती है, आपने अपने जीएसटी के अंदर पढ़ा होगा सर, आपने अपनी जीएसटी के अंदर पढ़ा होगा सर, कि जो भी जीएसटी लगता है, जो भी टैक्स लगता है वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट के बाद लगता है, पढ़ा है ना सर। तो बताइए आपके क्वेश्चन में कितना रुपए का, सर आपके क्वेश्चन में कितने रुपए का ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, 5% ट्रेड डिस्काउंट गिवन है सर। तो सबसे पहले अपन क्या माइनस करेंगे सर, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर, माइनस होता है। यस सर, कितना परसेंट माइनस करेंगे सर, 10 लाख था, यस सर 10 लाख का 5%। बताइए सर कितना होता है 10 लाख का 5%, 10 लाख का 10% 1 लाख, 1 लाख का सर 10% होता है 10,000, तो उसका 5,000 हो जाएगा। 10 लाख का 5% निकालिए सर, 10 लाख का 5% या 50,000 आएगा, आई थिंक सर 50,000 ही आएगा, या सर 50,000 आएगा। क्लियर है क्या, यस। अब जैसे ही 50,000 आएगा तो अब बताओ इम्पोर्ट ड्यूटी की कैलकुलेशन कितने पर होगी सर, इम्पोर्ट ड्यूटी की जो कैलकुलेशन होगी वो कितने पर होगी सर, इम्पोर्ट ड्यूटी की जो कैलकुलेशन होगी वो कितने पे होगी, मिटा दूँ उसको मैं। यस सर, इम्पोर्ट ड्यूटी की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी सर अब 9.5 लाख रुपये पर। कितने रुपये पे सर, 9.5 लाख का 10%। बताइए सर कितना आता है, 95,000। समझ में आया क्या, बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया। यस सर, कितना हो गया सर, 95,000। आगे बताइए सर, इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस भी आपका कॉस्ट है, इंश्योरेंस भी ऐड हो जाएगा सर। कितने रुपए का इंश्योरेंस ऐड होगा सर, इंश्योरेंस 2,000 रुपये का ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। यस सर, आपने कमीशन पे करा है परचेज के ऊपर, तो आपको पता है जो भी आप परचेज करते समय जो भी आप कमीशन पे करोगे वो भी आप ऐड करोगे। तो सर कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज, परचेज में जो भी आप कमीशन पे कर रहे हो सर वो भी आप ऐड करोगे। कितने रुपए सर, 100 रुपये। ठीक है, फिर आगे सर सेलिंग एक्सपेंडिचर। क्या बताया था सर मैंने सेलिंग एक्सपेंडिचर का, कि सेलिंग एक्सपेंडिचर को इग्नोर करना है, लिखवाया था क्या मैंने। आइए सर अपनी कौन सा कॉपी में आइए, आइए सर अपनी कौन सा कॉपी में, क्या बोला था सर मैंने, कि आपका जो सेलिंग ओवरहेड है आप उसको कभी भी ऐड नहीं करोगे, लिखवाया है। यस सर, ऐड करोगे क्या, नहीं करोगे, क्योंकि ये हमारे इन्वेंट्री की कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होता सर। फिर मिल्क की सुपरवाइजर की सैलरी, सर सुपरवाइजर की सैलरी क्या वो भी ऐड होती है क्या, नहीं सर वो भी ऐड नहीं होती है। क्लियर है, लिखवाया था। हाँ सर ये रहा देखो सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी भी आप ऐड नहीं करते हो। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है बात। यस सर, अब आगे सर पैकेजिंग का एक्सपेंडिचर है सर, ओनली पैकेजिंग वर्ड लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे सर, ध्यान रखना जब भी पैकेजिंग वर्ड लिखा हुआ होगा तो हम क्या मानते हैं उसको, प्राइमरी पैकेजिंग।
क्या मानते हैं सर हम उसे? प्राइमरी पैकेजिंग मानते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग ऐड होती है क्या? यस सर ऐड होती है, जस्ट बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। क्लियर है क्या सर? बताइए समझ में आया क्या? हर एक आपको आइटम क्लियर हो गया? यस सर। एक एग्जांपल हो गया तो आपको सर समझ में आया कि ये अपन कैसे यूज़ करते हैं, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया वो कैसे यूज़ होते हैं। यस सर। अब बताइए और कुछ भी है क्या? नहीं सर। फटाफट से टोटल कर लीजिए सर इसका, फटाफट से सर टोटल कीजिए, बताइए टोटल कितना आता है सर इसका? टोटल बताइए सर फटाफट से कितना आता है सर? ऐड कीजिए सर मेरे साथ। 10 लाख में 95,000 जोड़िए प्लस 1,000 जोड़िए, 10,96,000। 10,96,000 में सर आप 2,000 जोड़िए, 10,98,000। 10,98,000 में आप 1,000 जोड़िए, 10,99,000। 10,99,000 में से सर आप क्या माइनस कर दीजिए? 50,000, तो 10,49,000। 10,49,000 में आप 100 जोड़ दीजिए सर, तो 10,49,400। 10,49,100। 10,49,100। 10,49,100। क्लियर है क्या? समझ में आया? एक सेकंड सर, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया। 10,49,100 ना? यस सर, 10,49,100। बताइए सर समझ में आया? यस सर। ये क्या आ गई हमारे पास सर? कॉस्ट आ गई। क्या आ गई सर? ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। कितने की कॉस्ट आई है सर? ये हमारे पास कितने की कॉस्ट आई है सर? ये हमारे पास सर कॉस्ट आई है कितने प्रोडक्ट की? ये आई है सर हमारे पास। कितना मिल्क खरीदा था हमने? सर हमने खरीदा था टोटल 100 मिल्क, 100 kg मिल्क खरीदा था। उसकी कॉस्ट कितनी आ गई सर हमारे पास? 10,49,000। 10,49,100। तो आइए सर लिख दूं क्या मैं तो इसको? यस सर। क्या लिखूंगा मैं? लिखो सर, द कॉस्ट, क्या लिखूंगा सर? सुनना, द कॉस्ट ऑफ 1 kg कितना हो गया सर? 10,49,100 डिवाइड बाय कितना केजी खरीदा था सर आपने? 100 kg खरीदा था। यस सर। 10,491 रुपये पर केजी का आपका क्या सर पड़ रहा है सर? दूध पड़ रहा है। इतना महंगा दूध हो चुका है सर। समझ में आया? ये क्या आ गई हमारे पास? कॉस्ट आ गई। क्लियर है क्या? पर केजी की कॉस्ट है। अब बताइए सर, क्या कॉस्ट वाला जो मैंने आपको लिखवाया सर, कॉस्ट वाली जो चीज़ मैंने आपको लिखाई थी, क्या सर उसके अंदर किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये बताइए सर। कॉस्ट वाली जो चीज़ मैंने आपको लिखाई थी, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये जो मैंने सर आपको कॉस्ट में लिखवाया, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक अपन ने सारी चीज़ कंसिडर करी। यस सर। सर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ था, क्वेश्चन इज साइलेंट था, ठीक है। तो आपको सर इनपुट अवेल हो गया था या क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो सर आप उसको ऐड नहीं करोगे। क्या अपन ने ऐड करा क्या? यस सर। तो उसको माइनस करो सर। गलती से अपन ने ऐड कर दिया, उसको अपन माइनस करेंगे सर, उसको अपन ऐड ही नहीं करेंगे। समझ में आई बात? यस सर। ऐड कब नहीं करेंगे सर? ऐड जब नहीं करेंगे, जब ऐड कब नहीं करेंगे? जब हमारे को क्या मिलता हो सर? उसका इनपुट मिलता हो। अगर इनपुट मिलता हो तो हम हमारी इनपुट ड्यूटी को भी ऐड बैक नहीं करेंगे। इनपुट ड्यूटी को हमारी ऐड बैक नहीं करेंगे। तो सर इनपुट ड्यूटी को भी हटाइए यहाँ से। समझ में आया क्या? बताइए सर। लॉजिक क्लियर हुआ? पहले जोड़िए और फिर यूँ हटाइए सर। क्यों हटाइए? वी अज्यूम डैट, क्या हमने अज्यूम करा है? अज्यूम डैट कि इनपुट कैन बी अवेल्ड, कि जो इनपुट है उसको हम क्या कर सकते हैं? कैन बी अवेल्ड किया जा सकता है, मतलब हमारे को इनपुट मिल सकता है। और सर अगर हमारे को इनपुट मिलेगा तो क्या वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि जितना पैसा हम दे रहे हैं वो हमारे को किसी से रेम्बर्समेंट मिल जाएगा। तो 95,000 यहाँ से माइनस कर दो। यस सर, फटाफट से। तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। हाँ सर। बताइए सर कितने से कम हो जाएगी? एक सेकेंड सर, कितने से कम हो जाएगी सर? 10,49,100 माइनस 95,000 कितना हो गया सर? 9,54,100। यस सर। जोड़िए सर। 9,54,100 ही आ रहा है क्या? यस सर। 9,54,100 ही आ रहा है। तो ये कॉस्ट भी बदलेगी आपकी। यस सर। समझ में आया सर आपको? कि सर आप अपने कॉन्सेप्ट नोट्स के बेसिस पे चलिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? समझ में आया क्या? यस सर। कि कहने का मतलब ये है कि सर अगर आपको इनपुट मिलता है, अगर आपको सर इनपुट मिलता है तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। तो सर कॉस्ट आ गई क्या? हर एक केजी की कॉस्ट कितनी आई सर? 9541। अगर आपको इनपुट मिल रहा है, क्वेश्चन साइलेंट था बट सर, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो मैंने क्या माना कि हमारे को इनपुट मिल रहा होगा। बट सर मान लो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होता कि ये कंपोजिट डीलर है, मान लो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होता कि ये क्या है सर? कंपोजिट डीलर। तो एक बात बताओ सर, अगर ये कंपोजिट डीलर होता तो क्या फिर इसको इनपुट मिल सकता था? नहीं सर। आपने भी पढ़ा होगा कंपोजिट डीलर को कभी भी इनपुट नहीं मिलता है। और अगर कंपोजिट इनपुट को, अगर ये कंपोजिट डीलर होता सर, अगर ये कंपोजिट डीलर होता,
या फिर ये इंटरेस्टेड नहीं होता टू अवेल करने में, तो फिर हम इसको क्या करते थे सर, ऐड कर देते थे। समझ में आई क्या बात? बताइए सर, क्या आप ये पहला और दूसरा पॉइंट क्लियर है क्या आपको? हाँ सर समझ में आ गया। मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो सर हम ये मानेंगे कि हमारे को इनपुट मिल रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कंपोजिट डीलर है या फिर उसने साफ साफ मना कर दिया कि हम इनपुट नहीं लेना चाहते, तो फिर आप उसको ऐड बैक करोगे। क्लियर है? यस सर। और ये चीज़ भी सर आपने देख ली पॉइंट नंबर 4 भी, कि सर ना तो अब नॉर्मल लॉस जुड़ता, ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जुड़ता, ना सेलिंग ओवरहेड जुड़ता, ना स्टोरेज जुड़ता, ना सेकेंडरी पैकेजिंग जुड़ता, ना आफ्टर सेल सर्विस जुड़ती। सर स्टोरेज मतलब वेयर हाउस का खर्चा, वेयर हाउस का रेंट। सर मान लो अगर आप वेयर हाउस का रेंट पे कर रहे हो तो वो भी सर आपका कोस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? यस सर। अब आगे सर, समझ में आया? यस सर। 2-3 चीज़ें और लिख लीजिए सर, आप सब क्लैरिफिकेशन और लिख लीजिए। ध्यान रखना सर, जो इम्पोर्ट ड्यूटी की कैलकुलेशन होती है ना, क्या बोला सर मैंने? इम्पोर्ट ड्यूटी की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट जो आएगा ना उसका परसेंटेज। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। और सर जो ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है सर? परचेज प्राइस और सीधा ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज। समझ में आया या नहीं आया सर? क्लियर है? यस सर। 7 पॉइंट और लिख लीजिए, जो कैश डिस्काउंट होता है, क्या बोला सर मैंने? जो कैश डिस्काउंट होता है वो आपका कभी पार्ट नहीं बनता। किस चीज़ का सर? कोस्ट का। बताइए सर, क्या ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है क्या? क्या सर कोस्ट निकालना क्लियर है क्या? अब कोस्ट निकालने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। जितने मैंने खर्चे बताए वो आपको याद है क्या? यस सर। सर वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर का भी बता देते एक बार। कोई ना सर, भी अपन बता देंगे, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर का भी टेंशन नहीं है। क्लियर है? क्या ये कोस्ट निकालना ही? हाँ सर। कितना आ गया? 9541। अब आगे आइए सर, अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? सर हमारे को तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए ना, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो सर आ गई ना, कोस्ट। नहीं सर, अभी तक आपने सर ये जो एएस है वो ये क्या कहता है पता है? इस एएस का सबसे मेन जो फंडा है वो ये कहता है, लिखिए सर, इधर लिखिए सर। एएस का नेक्स्ट जो फंडा होता है वो कहता है सर वैल्यूएशन। किसकी बात करता है सर? ये बात करता है वैल्यूएशन की, कि भैया आप वैल्यू किस पे करोगे। तो वैल्यू करने के लिए सर आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, सर क्या 2 टाइप के गुड्स होते हैं सर। एक होता है फिनिश गुड्स, एक होता है सर आपका रॉ मटेरियल। अगर मैं फिनिश गुड्स की बात करूंगा तो जो कोस्ट होता है या फिर जो आपकी एनआरवी होती है, जो दोनों टॉपिक अभी मैंने आपको ऊपर समझाया, विच एवर इज लोअर, आप फिनिश गुड्स पे उसको वैल्यू करोगे। लेकिन सर अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूँ, करूंगा तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो फिनिश गुड्स है, मान लो अगर आपका फिनिश गुड्स कोस्ट पे वैल्यू हुआ है, क्या बोला सर मैंने? अगर आपका फिनिश गुड्स कोस्ट पे वैल्यू हुआ है तो सर जो आपका आरएम है, जो आपका सर आरएम है, क्या बोला मैंने? जो आरएम हो वो भी सर आपका किस पे वैल्यू होगा? कोस्ट पे वैल्यू होगा। लेकिन सर अगर आपका फिनिश गुड्स एनआरवी पे वैल्यू हुआ है तो सर जो आपका रॉ मटेरियल है वो भी सर किस पे वैल्यू होगा? एनआरवी पे। सर एनआरवी बोले तो रॉ मटेरियल के केस में एनआरवी होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या बोला सर मैंने? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई थिंक सर ये आपने चार्ट उतार लिया होगा मेरे साथ अभी तक। क्लियर है क्या? समझ में आया? यस सर। क्या बोला मैंने सर? 2 टाइप के गुड्स होते हैं, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कोस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सर किसकी? अगर मैं बात करता हूँ किसकी? रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल अगर आपका फिनिश गुड्स कोस्ट पर है तो रॉ मटेरियल भी किस पर होगा? कोस्ट पर। लेकिन अगर रॉ मटेरियल में फिनिश गुड्स आपका एनआरवी पर है तो रॉ मटेरियल भी किस पर होगा? एनआरवी पर। और रॉ मटेरियल के केस में एनआरवी क्या होती है सर? आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई थिंक सर आपको क्लियर है क्या? बताए सर। क्लियर है? एक और चीज़ सर, वैल्यूएशन करते समय आपको कुछ क्लैरिफिकेशन है सर, सम क्लैरिफिकेशन। एक क्लैरिफिकेशन है सर जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा सर? कि जो वैल्यू होती है ना, जो वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन इज डन। वैल्यूएशन कैसे किया जाता है सर? वैल्यूएशन इज डन ऑन आइटम टू आइटम बेसिस, नॉट ग्रॉस बेसिस। सर नॉट ग्रॉस बेसिस, ऐसा नहीं कि सर आप टोटल करके जोड़ो, आप आइटम टू आइटम बेसिस पे क्या करोगे सर? उसका वैल्यूएशन करोगे। बताओ सर कैसे करोगे? एक एग्जांपल ले लूँ मैं? यस सर। इस कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल देखिए सर। लेट सपोज सर आपके पास ए है, बी है, सी है। आपकी जो कोस्ट है और ये आपकी क्या है सर? एनआरवी। आपकी कोस्ट है सर 20, 30, 40, ये है सर 10, ये है 20 और ये है सर आपका 50। तो सर आप कैसे वैल्यू करोगे? कई बच्चे क्या करते हैं सर, टोटल करते हैं, इसका कितना आ गया 90 और इसका टोटल कितना करते हैं सर 80। तो वो किस पर दिखा देते हैं? दोनों में से क्या लोअर है? 80 पे दिखा देते हैं, जो कि आंसर क्या है सर? सरासर गलत है। ध्यान रखना, क्योंकि मैंने किस पे बोला था? आपको हमेशा आइटम बाय आइटम करना पड़ता है। तो बताइए आप किस पे वैल्यू करोगे इसको? आप किस पे वैल्यू करोगे सर? 10 और 20, विच एवर इज लोअर 10।
20 और 30 विच एवरेज लोअर 20। सर 40 और 50 40। बताओ सर कितने पे वैल्यू आई आंसर वैल्यू कितने आया 70। ये आया सर आपके पास एकदम करेक्ट आंसर क्लोजिंग स्टॉक का। समझ में आया क्या? उतार लीजिए सर फटाफट से। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया इन्वेंट्री का? सर फटाफट से आपको रिवीजन करा रहा हूँ, कोई टाइम नहीं लग रहा होगा आई थिंक सर। आपको समझ में आया क्या वैल्यूएशन? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। आइए अपन सर बात कर रहे थे हमारे इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। हमारे को क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है किसकी सर? क्लोजिंग स्टॉक की। तो सर ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारे पास? ये हमारी मिल्क की दुकान है हमारे पास। ये क्या है सर? एक तरीके से फिनिश गुड्स है। क्या है ये सर? हमारा फिनिश गुड्स। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा हम उसे क्या मानेंगे? फिनिश गुड्स। क्या मानेंगे सर? फिनिश गुड्स। आइए सर अब फिनिश गुड्स के लिए तो हमारे को क्या भी निकालनी पड़ेगी सर? एनआरवी भी निकालनी पड़ेगी। यस सर। आइए हम एनआरवी भी निकालते हैं सर। इस क्वेश्चन में हम सर क्या निकालते हैं? एनआरवी भी निकालते हैं। आइए एनआरवी निकालते हैं सर। इस क्वेश्चन की क्या निकालते हैं सर? एनआरवी। समझ में आ रहा है क्या सर? आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या? ये बताइए सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आइए अपन इस क्वेश्चन की एनआरवी निकालते हैं सर। एनआरवी के लिए क्या बोला है सर? एनआरवी के लिए क्या बोला है? एंटिटी का अनसोल्ड मिल्क था 50 kg का। कितना? 50 kg। मतलब सर 100 kg खरीदा था जिसमें से 50 kg बिक गया। एंटिटी की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है? 25 kg के लिए 300 रुपये पर केजी। 300 रुपये पर केजी। और रिमेनिंग के लिए उसने डिटरमाइन ही नहीं करी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 100 रुपये। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 100 रुपये पर केजी। 100 रुपये पर केजी। ये पर केजी है, ठीक है। आगे सर जो मार्केट प्राइस है सेल करने की ऑफ 1 kg मिल्क वो कितनी है सर? 600 रुपये। आपको सर क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब सर आपको एनआरवी निकालना है। यस सर। आइए एनआरवी वाले चार्ट पर। आपने एनआरवी बनाया था? यस सर। एनआरवी वाले चार्ट पर आइए फटाफट से। क्या होता है सर एनआरवी वाला? एनआरवी का मतलब होता है सर एंटिटी की स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंडिचर माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। क्लियर है क्या? यस सर। आइए फटाफट से इधर आइए सर, फटाफट से आइए। एनआरवी निकालते हैं सर अपन। एनआरवी फॉर 25 kg के लिए अलग निकलेगी और 25 kg के लिए क्या निकलेगी सर? अलग निकलेगी। क्यों सर? क्योंकि इसके लिए अपन एंटिटी की स्पेसिफिक एंटिटी की जो एंटिटी है उसकी स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके लिए अपन को गिवन है स्पेसिफिक सेल प्राइस कितनी थी सर? 300 रुपये। इसमें से क्या माइनस करेंगे सर? हम एस्टिमेटेड सेल ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट वो कितनी है सर? 100 रुपये। तो बताइए आपके पास अब कितने रुपए बच गए सर? 200 रुपये। कितने के लिए? ये आ गई किसकी सर? एनआरवी पर केजी। पर केजी एनआरवी कितना रुपये आ रहा है सर? 200 रुपये सर। लेकिन नेक्स्ट 25 kg के लिए सर जो नेक्स्ट 25 kg है उसके लिए कैसे निकालेंगे सर? मार्केट प्राइस लेंगे, क्योंकि सर अब एंटिटी की तो गिवन ही नहीं थी तो अपन उसके लिए मार्केट प्राइस ले लेंगे। क्या माइनस करेंगे उसमें से अपन सर? एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट सर, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। वो कितनी है सर? वो तो पूरी 100 की 100 ही है। यहाँ क्या जाएगा सर? 500 रुपये। समझ में आ रहा है क्या? ये आ गए सर हमारे पास एनआरवी। बताइए सर लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है आपको कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है कि जिसके लिए एंटिटी की स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस गिवन है उसके लिए वो यूज़ करनी है, जिसके लिए गिवन नहीं है उसके लिए हमारे को मार्केट प्राइस यूज़ करनी है। गॉट इट? यस सर। आगे आइए। अब क्या करना है सर आपको? बताइए सर अब क्या करना है आपको? सर कुछ नहीं करना, अब फटाफट से वैल्यू निकाल लीजिए सर। क्या निकाल लीजिए? वैल्यू। तो सर अब वैल्यू निकालते हैं तो सुनना सर, सर सुनना। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला सर मैंने? क्लोजिंग स्टॉक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। 25 kg एक और 25 kg एक। सर दोनों की जो कॉस्ट है पर केजी कॉस्ट कितनी है सर? दोनों की पर केजी कॉस्ट है सर 9541। निकाली थी अपन ने? यस सर 9541। कितनी थी सर? 9541। और सर दोनों की एनआरवी कितनी है? एनआरवी कितनी है सर पर केजी? एक की 200 रुपये, एक की 500 रुपये। इसकी 200 रुपये और उसकी 500 रुपये। आपने क्या सीखा है सर कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर। तो इसको कितने पे वैल्यू करेंगे? 200 पे, इसको 500 पे। तो मैं कह सकता हूँ कि सर ये तो क्या आ गया? पर केजी। और आपके पास ऐसे कितने केजी है? इंटू 25। तो बताइए सर ये कितना हो गया? 25 इंटू 2 50, 5000, 25 पंजे 125, 00। सर टोटल कीजिए फटाफट से। कितने रुपए का आपका क्लोजिंग स्टॉक बैठेगा सर? 17,500 रुपये आप अपना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे। बताओ सर आप अपनी बैलेंस शीट में कितना क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे? 17,500। बताइए सर क्या ये एग्जाम्पल, क्या इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सारी चीज़ समझ में आई क्या? जितना भी सर मैंने अभी तक आपको जो ये पढ़ाया, जितना भी सर ये मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, क्या ये चीज़ समझ क्लियर है सर? ये 17,500 आ गया? यस सर। क्लियर? यस सर।
अब अपन बात करते हैं सर इसके अंदर कुछ और वेरिएशंस की। क्या बात करते हैं सर इसके अंदर कुछ और वेरिएशंस की बात करते हैं। लेट सपोज मान लीजिए अगर आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी, मैंने सर आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल नंबर 2 लिखिए। एग्जांपल नंबर 1 क्लियर हो गया? यस सर। एग्जांपल नंबर 2, एक्चुअल कैपेसिटी मान लीजिए 10,000 है, नॉर्मल कैपेसिटी 12,000 है और फिक्स ओवरहेड आपके पास कितने सर 5 लाख है। लेकिन जो सर 5 लाख के फिक्स ओवरहेड है ना, उसके अंदर मैंने क्या बोला, जो आपका सेलिंग ओवरहेड है वो 1 लाख है, स्टोरेज ओवरहेड 1 लाख है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके पास 3 लाख के है। तो आप बताइए आप उसको कैसे ट्रीट करोगे वाइल कैलकुलेटिंग करते समय इन्वेंट्री। तो बट सर आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सर आपको पता है कि सर ना तो सेलिंग ओवरहेड पार्ट बनता, ना ही हमारा स्टोरेज की जो कॉस्ट है वो हमारी कभी पार्ट नहीं बनती है। किसकी सर? इन्वेंट्री की। मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था। यस सर। तो सर हम ना तो इसको कंसिडर करेंगे ना ही इसको कंसिडर करेंगे। अब बताइए हम कितने के कंसिडर करेंगे सर? ओनली 3 लाख की को कंसिडर करेंगे। ये हमारा क्या है सर? फिक्स्ड ओवरहेड। क्लियर है? यस। इसमें डिवाइड क्या करेंगे सर? एक्चुअल और नॉर्मल विच एवरेज आया, ये आवर्स है सर। समझ में आया? तो डिवाइड बाय 12,000। तो सर एक बार बताओ आपके पास कितना रुपये आ गया सर? 25 रुपये पर आवर। मतलब एक तरीके से सर आप क्या करते हो, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर 1 घंटा लगता है तो वो 25 रुपये के फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को बियर करेगा। तो लेट सपोज मान लीजिए एक प्रोडक्ट है ए जिसको बनाने में लगते हैं 4 घंटे। जिसको कितने घंटे लगते हैं सर? बनाने में 4 घंटे। तो बताइए आप क्या करोगे सर? 25 × 4 डेट इक्वल्स टू 100 रुपये। या आप उसकी कॉस्ट में ऐड कर दोगे, किस नाम से? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से आप क्या कर दोगे सर? ऐड कर दोगे। बताइए सर समझ में आ रहा है क्या? यस सर। फिक्स्ड ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। लॉजिक क्लियर है? यस सर। क्या आपको सर अब फिक्स्ड ओवरहेड वाला भी समझ में आ गया क्या? यस सर। फिक्स्ड ओवरहेड वाला भी चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सर एक नॉर्मल लॉस का भी कॉन्सेप्ट आता है आपके अंदर कि अगर क्वेश्चन में सर कभी कभार हमारे को नॉर्मल सीरीज दो दे तो क्या होगा। मान लीजिए आपको सपोज एग्जांपल नंबर 1 में आपको नॉर्मल लॉस दे दिया 10 kg। कितने का लॉस दे दिया सर आपको? नॉर्मल लॉस 10 kg का। और आपको स्क्रैप वैल्यू दे दी आपको सच नॉर्मल लॉस की कितनी सर? 24,100। अब आपको बोला है कि अब आप केजी निकालिए। तो सर आपको ध्यान है आपके एग्जाम्पल नंबर 1 जो भी हमने लिया था उसके ऊपर कितना आया था? उसके ऊपर आया था सर आपका 9,54,100 रुपये की कॉस्ट आई थी। तो सर आपको UTU निकालनी है उसकी कॉस्ट को। उसकी कॉस्ट में आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना। ले भाई तेरी कॉस्ट UTU ले। उसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल। स्क्रैप वैल्यू सर ऑफ नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि आपको अगर नॉर्मल जो लॉस हुआ है, जो कि आप रोक नहीं सकते थे, ऐसा लॉस हुआ है। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है सर एक ऐसा लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है सर? नॉर्मल लॉस का मतलब होता है ऐसा लॉस जिसे आप रोक नहीं सकते थे, जो आपके बियॉन्ड द कंट्रोल था। ऐसे लॉस को हम क्या करते हैं सर? हमारे कस्टमर से बियर करते हैं। तो सर कस्टमर से मान लो अगर मैं ज़्यादा बियर करूंगा तो कस्टमर हमारे से माल नहीं खरीदेगा ना, तो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर? अगर उस नॉर्मल लॉस से बेचने पर अगर हमारे को कोई फायदा होता है तो उस नॉर्मल लॉस के प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे, जो कि क्या है सर? 24,100 माइनस कर देंगे। उसमें सर डिवाइड किसका करेंगे? उसमें सर हम डिवाइड करेंगे किसका? डिवाइड करेंगे हमारे पास कितनी यूनिट्स बची सर? 100 kg का माल खरीदा था, क्या हमारे पास 100 kg आया? क्या नहीं सर, हमारे पास 90 kg आया। तो हम क्या करेंगे सर? 100 माइनस 10 90। तो सर एक बात बताइए, जब आप डिवाइड करते हो तो आप देखो सर हमारी कॉस्ट पर केजी कितनी इन्फ्लेट हो गई, बढ़ गई ना सर कॉस्ट। मतलब सर कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारी नॉर्मल कॉस्ट होती है ना, वो हमारी कॉस्ट पर केजी को इन्फ्लेट कर देती है। नॉर्मल लॉस हमारी कॉस्ट पर केजी को क्या कर देती है सर? इन्फ्लेट कर देती है। समझ में आया? यस सर। मान लीजिए सर अगर इस क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस भी होता तो 20 kg का, तो उसका क्या करते हैं सर? 20 kg का अब नॉर्मल लॉस है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं सर मान किसकी रेट से? 10,333.33 से मल्टीप्लाई करते, तो जो हमारे पास आता 2,06,667 रुपये, मतलब 2,06,700 रुपी, उसको हम सर क्या डालते? PNL अकाउंट में डेबिट कर देते। सर क्या ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता? नहीं सर, इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि इस लॉस को आप रोक सकते थे। अगर सर आप इसे भी इन्वेंट्री का पार्ट बनाओगे तो आप अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेट कर रहे हो, और कॉस्ट इन्फ्लेट होगा तो सर आपका जो मार्जिन है वो तो आप बढ़ाओगे। अब मार्जिन बढ़ाओगे तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, लेकिन जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। समझ में आया क्या? यस सर। तो सर जितने भी ये मैंने चारों एग्जांपल्स करे, इन चारों एग्जांपल्स के बेसिस पे जो भी मैंने आपके लिए सर और कॉन्सेप्ट नोट्स में आप जो लिख सकते थे उसके लिए मैंने क्या कर दिया सर? यहाँ पे लिख दिया है सर। देखिए क्या सर? पहला क्या लिखा सर मैंने? पहला लिखा सर मैंने ये चीज़ क्या कि जो नॉर्मल लॉस होता है, क्या बोला सर मैंने? जो नॉर्मल लॉस होता है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है सर?
देखना जो नॉर्मल कॉस्ट जो से आपने निकाली वैसे निकालो, अभी निकाली थी जैसे अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 में, उसमें से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस कर दो, डिवाइड करो टोटल यूनिट माइनस कर दो नॉर्मल लॉस की यूनिट से, तो जो आएगा सर वो आपके पास क्या आएगा सर, कॉस्ट पर यूनिट। आपके पास क्या आएगा सर, वो कॉस्ट पर यूनिट आएगा। बताओ सर बात समझ में आ रही है क्या, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। अब सर अब नॉर्मल लॉस को कैसे निकालेंगे सर, जब भी अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होगी तो जो भी अब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स है, क्या बोला मैंने सर, जो भी अब नॉर्मल लॉस की यूनिट है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट पर केजी से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, कॉस्ट पर केजी। कौन सी कॉस्ट पर केजी, जो अभी आपके पास इस नॉर्मल लॉस से आई थी ना, आफ्टर कंसिडरिंग द नॉर्मल लॉस, उससे। समझ में आया क्या, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, बताइए सर, समझ में आया क्या? सर इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आना, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दीजिएगा सर, समझ में आया क्या? यस सर, क्लियर, यस। आगे सर उसके बाद सर मैंने 2-3 एग्जाम्पल और लिए, 2-3 कॉन्सेप्ट और लिखे आपके लिए। देखिए सर कि जो भी आपका इम्पोर्ट ड्यूटी होता है वो हमेशा परचेज प्राइस माइनस जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसके परसेंटेज पे कैलकुलेट होता है। जो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपके परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज पे कैलकुलेट होता है, और जो कैश डिस्काउंट होता है वो सर आपका कभी भी कोस्ट का पार्ट नहीं बनता है। जो सर आपका कैश डिस्काउंट होता है वो कभी भी सर आपका कोस्ट का पार्ट नहीं बनता है। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या सर ये आपको चारों एग्जाम्पल जो मैंने भी आपको लिखवाए और जो अभी मैंने आपको जो पूरा ऊपर के ऊपर जो पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट लिखवाया, आई थिंक वो क्लियर है क्या सर, आपको पूरा समझ में आया? सर ये चार्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये चार्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? यस सर। आइए सर अपन आगे लिखते हैं अब इसमें। सर ये चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद सर इस चैप्टर के अंदर दो कॉन्सेप्ट बचे, सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट में लिखा रहा हूँ, लास्ट कॉन्सेप्ट और लिखेंगे। फिर सर नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी PM, SM, PYQ, RTP के क्वेश्चन है वो सारे अपन सॉल्व कर देंगे। लॉजिक क्लियर है? यस सर, क्लियर? हाँ सर। आइए करते हैं सर, अपन करें। यस सर, आइए। एक सेकेंड सर, जस्ट अ मिनट सर। ठीक है सर, यस। आइए सर अगला जो टॉपिक है वो है सर हमारा कौन सा, अगला जो टॉपिक का नाम है वो है सर हमारा, उस टॉपिक का जो नाम है सर, उस टॉपिक का नाम है सर हमारा जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। क्या बोला सर मैंने, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। और सर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा सर इसको, क्योंकि मे बी आपके एग्जाम में आ जाए सर। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, क्लियर है क्या? यस सर। आइए अपन जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। सर कहना क्या लिखा हुआ है सर? सर दो चीज़ें होती है। क्या सर? दो चीज़ें। क्या? पहली चीज़ सर इफ़ बाय जो प्रोडक्ट है, आपने सर अपनी कोस्टिंग में पढ़ा होगा जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। इफ़ बाय प्रोडक्ट इज़ मटेरियल, क्या बोला सर मैंने, अगर बाय प्रोडक्ट आपका क्या हो सर, मटेरियल हो। और दूसरा केस बोला सर मैंने, इफ़ बाय प्रोडक्ट जो आपका बाय प्रोडक्ट है वो सर क्या हो, इज़ नॉट मटेरियल, इज़ नॉट मटेरियल, और वो मटेरियल ना हो। समझ में आई क्या बात? यस सर। एक बार मटेरियल हो और एक बार मटेरियल ना हो तो सर अपन कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए सर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमारे को क्या मान के आना है सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको क्या मान के आना है, ये वाली चीज़ माननी है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। यदि आपका क्वेश्चन साइलेंट भी होगा तो सर आपको क्या मानना है कि आपका क्या है सर, बाय प्रोडक्ट इमटेरियल है, मतलब मटेरियल नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। आपको आई थिंक पता होगा सर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होता है सर। जैसे अगर अपन कुछ भी जो मेन जो चीज़ अपन जो बना रहे हैं उसके साथ साथ अगर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ निकलती है जो कि कोई काम की नहीं होती, उसे अपन कहते हैं बाय प्रोडक्ट। क्लियर है? यस सर। अब देखना सर, बाय प्रोडक्ट अगर सर आपका अगर मटेरियल है तो सर आपको उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। क्या करना है सर, आपको उसको ट्रीट करना है एज ए सेपरेट प्रोडक्ट। ट्रीट करना है सर उससे आपको क्या एज ए सेपरेट प्रोडक्ट ट्रीट करना है आपको, सेपरेट जॉइंट प्रोडक्ट की वो एक तरीके से क्या है सर, आपका एक जॉइंट प्रोडक्ट है सेपरेट वाला। क्लियर है? यस सर। लेट सपोज सर आपको इसके अंदर करना क्या है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 देखिए सर, आपको करना क्या है, टोटल कॉमन कोस्ट निकाल लीजिए सर। टोटल कॉमन कोस्ट कैसे निकालेंगे सर, जैसे अभी मैंने आपको बताया, टोटल कॉमन कोस्ट निकाल लीजिए सर। कैसे? जैसे अभी मैंने आपको बताई ना सर कि कौन कौन सी चीज़ों को क्या करते हुए, मैं लिख दूँगा सर, बाय कंसीडरिंग करते हुए कॉन्सेप्ट नंबर, बाय कंसीडरिंग करते हुए अबव रूल्स को, बाय कंसीडरिंग करते हुए अर्लियर रूल्स को, जो अभी अपन ने पहले रूल्स पढ़े थे ना कोस्ट निकालने के लिए, उन सारी रूल्स को कंसीडर करते हुए अपन को क्या निकालनी है सर, टोटल कॉमन कोस्ट निकालनी है। और उसमें से क्या माइनस कर देना है सर, आपको उसमें से माइनस कर देना है सर क्या, अगर कोई स्क्रैप है तो,
अगर आपने सर सेल ऑफ स्क्रैप करा है तो आप उसको माइनस कर देना, तो आपके पास जो आएगी ना सर, अब जो कॉस्ट आई है उस कॉस्ट को आप क्या करना सर, उनके मार्केट वैल्यू में बांट देना। क्या कर देना सर, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या कर देना सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देना इसे अमंग देम, उनके बीच में बांट देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। उनकी मार्केट वैल्यू के बेसिस पे आप क्या कर देना सर, उन्हें बांट देना। एमवी बोले तो मार्केट वैल्यू। समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ सर? मार्केट प्राइस नहीं बोला मैंने, मार्केट वैल्यू बोला है। मैंने क्या बोला है सर, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, मार्केट वैल्यू का मतलब होता है मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। क्लियर है? यस सर। जो भी आप आउटपुट बना रहे हो उसको आप मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, मार्केट वैल्यू। और उस मार्केट वैल्यू के रेशियो में आप क्या करना सर, उस जो टोटल कॉमन कॉस्ट है उसमें से जो आप सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करोगे, जो बचेगा उसको आप बांट देना। लेकिन सर अगर मान लीजिए वो मटेरियल ना हो, ये इंपॉर्टेंट है सर, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यही इंपॉर्टेंट है सर, इसका ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसको सिर्फ एक आप एज ए थियरी पर्पस के लिए पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बट इसका कोई क्वेश्चन नहीं है सर हमारे आईसीआई स्टडी मटेरियल में, ना पीवाईक्यू में, ना आरएम में, ना एसटीएम में, कहीं भी नहीं है। लेकिन इसका क्वेश्चन है, इस कारण से ये मैं आपको करवा रहा हूँ। तो सर इसमें क्या करना है, आपको वही टोटल कॉस्ट निकालनी है। वही सर आपको क्या करना है, वही टोटल कॉमन कॉस्ट, वही कंसिडर करते हुए सारी चीज़ों को, इसमें से वही सर आपको सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है। अगर कोई आपका सेल ऑफ स्क्रैप होगा तो वो माइनस करना है आपको सर। और माइनस क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ और क्या माइनस करनी है सर, आपको माइनस करना है एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। जो बाय प्रोडक्ट आप बेचोगे उसकी एनआरवी को भी आप क्या करोगे सर, माइनस करोगे। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगी सर आपके पास, टोटल कॉस्ट। और उस कॉस्ट को आपको क्या करना है सर, वही सेम चीज़ है कि आपको उसको क्या करना है सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या कर देना है सर, आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग देम, उनके बीच में। किसके बीच में सर, उनके बीच में ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे सर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू, उनके मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। मतलब सर आप देख सकते हो कि जो जॉइंट प्रोडक्ट है उन दोनों के अंदर, चाहे ये केस हो या ये वाला केस हो, सब कुछ सेम है, बस एक एक्स्ट्रा क्या चीज़ आई है, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा आई है। समझ में आई क्या बात? यस सर। एक चीज़, सिर्फ ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इस चीज़ के कारण अपन को एक अलग केस बनाना पड़ा। लेकिन आपको चीज़ याद रहनी चाहिए, क्या चीज़ सर, कि जैसे जॉइंट प्रोडक्ट हो या बाय प्रोडक्ट हो, जो टोटल कॉमन कॉस्ट है जो अभी तक अपन ने पढ़ी है उसी हिसाब से निकलेगी। उसमें से हमारे को सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना पड़ेगा सर। एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट कब माइनस करेंगे, जब बाय प्रोडक्ट मटेरियल नहीं हो। जब बाय प्रोडक्ट मटेरियल नहीं होती है तब हमारे को एनआरवी जो है, मतलब बाय प्रोडक्ट बेचने से हमारे को कितना पैसा मिल सकता है, उसको हम क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर इसका क्वेश्चन जब अपन सर कल करेंगे इसका क्वेश्चन, क्योंकि अपन इसका बुक में से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी। अभी कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो सर आप इस चार्ट को उतार लीजिए। क्लियर है? यस सर। लास्ट टॉपिक सर आपके इस चार्ट का सर, इस चैप्टर का सर लास्ट टॉपिक है आपके इस एएस का सर। आइए सर, एकदम लास्ट टॉपिक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मे बी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सर, मे बी आपके सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यू शुड नो अबाउट इट कि एक्चुअली में ये होता क्या है सर, ये एक्चुअली में होता क्या है। क्लियर है क्या सर? यस। आइए सर, कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, क्या बोला मैंने सर, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। क्या बोला सर मैंने, आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने से पहले क्या चीज़ें होती है सर, सुनिएगा सर। दो टाइप के आपके केस होते हैं सर। क्या केस सर, अगर वहाँ पे चेंज आया है, क्या बोला सर मैंने, अगर वहाँ पे डैमेज, क्या बोला सर मैंने, अगर डैमेज हुआ है बिफोर बैलेंस शीट डेट, अगर बैलेंस शीट डेट से पहले डैमेज हुआ है, और दूसरा सर अदरवाइज। तो सर ध्यान रखना, इस केस में हमेशा अपन क्या करेंगे सर, सर सुनना, अगर आपको डैमेज हुआ है, क्या बोला सर मैंने, अगर मान लीजिए आप कोई इन्वेंट्री बना रहे थे सर, आपके गोडाउन में कोई इन्वेंट्री पड़ी थी, लेकिन सर वो इन्वेंट्री डैमेज हो गई। डैमेज हो गई तो सिंपल सी बात है सर, आप क्या बोलोगे, डैमेज हो गई सर, क्या बोलोगे सर आप, डैमेज हो गई। डैमेज हो गई तो सिंपल सी बात है सर, क्या बोलोगे आप, उसकी प्राइस कम हो जाएगी, अब वो कम में बिकेगी। यस सर, मतलब आपकी एनआरवी कम हो गई। यस सर, अगर आपकी एनआरवी कम हो गई है सर, अगर आपकी एनआरवी कम हो गई है
ठीक है, आपकी एनआरवी कम हो गई, लेकिन सर आपका डैमेज कब हुआ, आपका सर डैमेज कब हुआ, बिफोर द बैलेंस शीट डेट। तो सर ये क्या मानी जाएगी एक तरीके से आपकी एडजस्टिंग इवेंट। सर ये एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, सर जिन बच्चों ने सी एंटर का ग्रुप सेकंड की क्लास नहीं ली है, सर मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा सी एंटर एडवांस अकाउंटिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर अपन एक AS पढ़ते हैं, AS4, वो होता है एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जो आपके बैलेंस शीट डेट है उससे पहले हुआ है। तो सर मतलब ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि डैमेज तो बैलेंस शीट डेट से पहले ही हो गया था। तो सर हम क्या करेंगे पता है आपको, सर हम क्या करेंगे, हम सर ध्यान रखना, हम आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाली एनआरवी कंसिडर करेंगे। आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाली एनआरवी विल बी कंसिडर। सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कल इस पर इतने शानदार क्वेश्चन कराऊंगा सर, आप कहीं जाइएगा मत सर। कल इस पे अपन बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं सर, मजाक नहीं कर रहा, पूरा चैप्टर ढंग से क्लियर कर देंगे सर। आज अपन ने कौन सा नोट्स लिखे, कौन सा नोट्स के साथ अपन ने 4 एग्जांपल्स करे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ सके। और कल अपन क्या करेंगे सर, पूरा की पूरा SM, RTP, PYQ, PM इन सबको खत्म कर देंगे। क्लियर है? यस सर। और अदरवाइज मान लीजिए आपका जो डैमेज है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुआ है, इसका मतलब उसे क्या मानते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। यस सर, हम क्या मानते हैं उसे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या मानते हैं सर उसे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं। और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है सर आपका वो क्या बोला सर मैंने, अगर वो आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्या बोला सर मैंने, अगर आपका वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो मैं क्या बोलूँगा सर, बिफोर बैलेंस शीट डेट वाली, बिफोर बैलेंस शीट डेट वाली आप एनआरवी कंसिडर करोगे। एनआरवी क्या करोगे सर, आप कंसिडर करोगे, विल बी कंसिडर। समझ में आया क्या सर, लॉजिक क्लियर हुआ? तो सर डिफरेंस कहाँ गया, डिफरेंस आ गया आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाली और यहाँ पे बिफोर बैलेंस शीट डेट वाली। क्लियर है? यहाँ पे बिफोर वाला, यहाँ पे एल्स वाला। क्लियर है? आइए सर एक और चीज़ सर इधर एक और केस होता है। कौन सा केस होता है सर, मैं इधर लिखवा देता हूँ आपको। एक और केस होता है सर, ये तो था डैमेजेस के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग था सर, ये डैमेजेस के रिगार्डिंग। इसमें सर एक और केस होता है, ये जो वाला टॉपिक है ना, इसके अंदर सर एक और केस होता है। एक सेकेंड सर, इसके अंदर सर एक और केस होता है। कौन सा, डैमेजेस वाला। क्लियर हो गया कि अगर आपके बैलेंस शीट डेट से पहले होगा तो क्या होगा डैमेज, और बैलेंस शीट डेट के बाद होगा तो क्या होगा। लेकिन सर अगर नो चेंज इन फिजिकल इन्वेंट्री, नो चेंज इन फिजिकल, सर फिजिकली कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब सर फिजिकल इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब सर वो एब्सोल्यूट हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। ऑब्सोलीट हो गई मतलब सर मेरे पास कोई इन्वेंट्री थी, लेकिन सर मार्केट में ईयर एंड के बाद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई ताकि उससे क्या हो गया, मुझे लगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। तो सर अब बताओ मुझे एनआरवी कौन सी लेनी चाहिए, बिफोर वाली या आफ्टर वाली। सर हम तब क्या बोलेंगे, तब भी हम क्या बोलेंगे सर, आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाली ही, आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाली एनआरवी विल बी कंसिडर। सर ये सारे क्वेश्चन सर हम कल करने वाले हैं इसके ऊपर। आफ्टर बैलेंस शीट डेट एनआरवी विल बी कंसिडर। समझ में आया सर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखना सर। क्या आते हैं सर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा फिजिकल इन्वेंट्री में, मतलब सर ऑब्सोलीट। एग्जांपल अगर मैं इसके लेता हूँ सर, एग्जांपल हो गया सर ऑब्सोलीट हो गया आपका, मतलब आपका जो इन्वेंट्री है वो ऑब्सोलीट हो गया सर। ऑब्सोलीट हो गया मतलब पुराना हो गया, वो टेक्नोलॉजी से बाहर हो गया। तो क्या आप इसके एनआरवी क्या लेंगे, बिफोर बैलेंस शीट डेट या आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सर आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाली एनआरवी विल बी कंसिडर। तो सर बताइए गाइस, आपको समझ में आया सर आज की चीज़? हाँ सर, आपको सर आज का जो भी जो चार्ट बनाया मैंने, आई थिंक वो आपको क्लियर हुआ होगा सर। मैं फटाफट से एक बार उसको बता देता हूँ सर। ये चार्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ये चार्ट आपको सर हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए सर ये जो चार्ट है AS2 का, अगर ये चार्ट आपने पूरा ढंग से पढ़ लिया, आई थिंक सर मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता है। ये चार्ट है और उसके ऊपर सर ये जो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल करवाए, 1 2 3 4, 1 वाला कहाँ गया सर, 1 वाला मैंने आपको यहाँ करवाया था, ये रहा सर 1 वाला एग्जाम्पल। सर ये एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कर लिए ना सर, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कोई दिक्कत आएगी। आपके सर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसी नोट्सों के बेसिस पे बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। सर आज अपन ने करे कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, कल करेंगे सर हम इसके ICI के क्वेश्चंस, PYQ के क्वेश्चन, RTP के क्वेश्चन और SM के क्वेश्चन। तो सर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं सर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सर जब तक के लिए टाटा, लव यू, बाय बाय सर, जय हिंद।